जी, तो हम पधार गए हैं आज आपके सामने फिर से अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जिसमें आज हम फिर से आपसे चर्चा करने वाले हैं साझेदारी लेके, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कल जो हमने आपको पढ़ाया था, उन कल के कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं कि कल आपने क्या पढ़ा था। चलिए, तो वैसे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट्स में देने हैं, फिर भी मैं एक बार क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साझेदारी के संबंध में कौन सा अधिनियम विकसित किया गया है या बनाया गया है। विच एक्ट हैज बीन मेड रिगार्डिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के संबंध में कौन सा एक्ट बनाया गया है, कौन सा अधिनियम बनाया गया है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। दो प्रकार के बिजनेस कल बताए गए थे, एक सामान्य साझेदारी व्यवसाय, एक बैंकिंग व्यवसाय। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तीसरा प्रश्न है, साझेदारों के मध्य होने वाले लिखित समझौते को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स नोन। यानी कि साझेदारों के मध्य जो भी रिटन एग्रीमेंट होता है, लिखित समझौता होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लिखित समझौता करना अनिवार्य होता है या ऐच्छिक। आपके आंसर या तो अनिवार्य या तो ऐच्छिक में आपका आंसर होना चाहिए। मतलब इज द कंपल्सरी और वॉलेंटरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट करना कंपल्सरी होता है या वॉलेंट्री होता है, मतलब कि अनिवार्य होता है या ऐच्छिक होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर क्या होती है। मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या रहता है, मतलब कि किस प्रतिशत से उस पर ब्याज दिया जाता है, लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। ये 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने कल के वीडियो ध्यान से देखे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आज के क्वेश्चंस बड़े ही इजी लग रहे होंगे। हाँ, नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से उन वीडियो पर जाकर के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आंसर मैं आपको इसके कमेंट पर ही बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आज आप कॉपी लेकर के नहीं बैठे हैं तो जाइए, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और कॉपी लेकर के आइए और कॉपी पर लिखिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं वह न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। जैसे कि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आप पढ़ने वाले हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका मैं फॉर्मेट बताने वाला हूं। और समय के अनुसार मैं आप लोगों को साझेदारों के जो पूंजी खाते बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनते हैं, तो उसका भी मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप इनके आंसर कमेंट करिए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपसे आज के पहले क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। सबसे पहले अपन इसको न्यूमेरिकल वाइज देखते हैं कि इसमें किस तरीके का फॉर्मेट होता है। फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब थ्योरी के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन इस समय 2 मार्क्स नहीं आता है, लेकिन आता जरूर है कि लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं या लाभ हानि नियोजन खाता की विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। तो ये है हमारा लाभ हानि नियोजन खाता, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर डेट लिखी जाती है एज ऑन करके। यहाँ पर डेट जो रहती है सामान्यतः फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 31 मार्च, उसके बाद ईयर आ जाता है। कैलेंडर ईयर की बात करें तो 31 दिसंबर, उसके बाद ईयर आ जाता है। ये आपको आपके क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो आप यहाँ पे एज ऑन लिख के फिर भी डैश 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 करके लिखेंगे जरूर। ये हमारा इधर के जो 2 कॉलम है, ये हमारा डेबिट साइड है, जिसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट। और ये हमारा क्रेडिट साइड है, जिसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट। हिंदी में अगर कहा जाए तो ये कहलाता है नाम पक्ष। डेबिट को हिंदी में नाम कहा जाता है और क्रेडिट को कहा जाता है जमा पक्ष, ठीक है ना। अगर इसकी प्रकृति बताई जाए, पहली बात, अगर पहली विशेषता बोली जाए तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक विस्तृत रूप कहलाएगा, यानी उसी का ये एक विस्तार है, ठीक है ना। और दूसरी बात बताएं
तो जैसे कि आपने पिछले साल यानी कि 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अकाउंट 3 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो यह अकाउंट जो है अपना वो नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते की श्रेणी में आता है। तो इसलिए नाम मात्र खाते का नियम क्या था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, यानी कि समस्त व्यय और हानियों को क्या किया जाता है, डेबिट। तो उस हिसाब से अगर हम एक्सपेंस और लॉस की बात करें तो ये होगा डेबिट, और अगर हम इनकम और गेन या इनकम और प्रॉफिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसके संबंध में एक बात बता दें, आप लोगों ने 11वीं क्लास में ही पढ़ा था, एक लेखांकन अस्तित्व की मान्यता होती है ना। लेखांकन की मूलभूत मान्यताओं की बात की जाए तो उसमें सबसे पहली मान्यता क्या होती है, लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। लेखांकन अस्तित्व की मान्यता यानी कि एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी। उसमें क्या कहा गया था आपसे कि व्यापार और व्यापारी, यानी व्यापार है और जो व्यापारी है, इन दोनों का जो अस्तित्व होता है अलग अलग होता है ना। मैं व्यापारी हूं, मैं अपने व्यापार में जो कुछ भी लगाऊंगा, पूंजी, संपत्तियां, जो कुछ भी लगाऊंगा, वो व्यापार के लिए एक प्रकार का दायित्व होती है, एक प्रकार की लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिएगा कि फर्म अलग होती है और फर्म के जो साझेदार हैं, फर्म के जो सदस्य हैं, उनका अस्तित्व दोनों का अलग अलग होता है। किसी भी सदस्य के आने जाने से फर्म पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब कम से कम 2 सदस्य तो रहने ही चाहिए, हाँ, ठीक है ना। चलिए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो खाता बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फर्म का खाता है। एक तरीके से तैयार भले हम कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है यह खाता साझेदारी फर्म के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि ये अकाउंट जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म के तरफ से मेंटेन किया जाता है। हम लोगों का यानी साझेदारों का कौन सा खाता होता है, तो साझेदारों का जो खाता होता है उसको कहा जाता है साझेदारों के पूंजी खाते, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं वो साझेदारों के पूंजी खाते कहलाते हैं, वो हमारे खाते कहलाते हैं। और यह खाता जो हम बना रहे हैं ये फर्म का खाता है। मैंने 2-4 विशेषताएं तो आपको ऐसे ही बता दी। यह लाभ हानि खाते का क्या है, एक विस्तार है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और थोड़ा सा वृहद रूप है ना। दूसरी बात हमने क्या बताई कि इस खाते की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, तो ये नाम मात्र का खाता है, यानी कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट होने के बाद मैंने आपको अभी अभी और बताया यह खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह खाता साझेदारी फर्म के द्वारा तैयार कराया जाता है। इसमें नाम मात्र खाते के जैसे ही डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट की एंट्री की जाती है। वो भी हमारे लिए क्या प्रॉफिट है, हमारे लिए क्या लॉस है, ये नहीं देखा जाता। फर्म के लिए क्या प्रॉफिट है, फर्म के लिए क्या लॉस है, वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस खाते की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आपको एक प्रॉफिट है, जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको एक प्रॉफिट दिया जाएगा जिसे हम सामान्यतः ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ के नाम से जानते हैं। सकल लाभ को कुल लाभ भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें अभी किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है। इसको हमको कहां तक पहुंचाना है, तो इसको हमको नेट प्रॉफिट तक पहुंचाना है। यानी कि हम जब इसमें विभिन्न प्रकार के एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन कर लेंगे, तब जाकर के अंत में जो मिलेगा वो बांटने योग्य यानी कि डिवीजन योग्य, मतलब डिवीजन करने के लिए अपन को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध लाभ, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट सामान्यतः किसको कहेंगे, तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इस तरीके की बातें है ना, कि हमने इस वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदा था और बेचा कितने में है, 8,000 में। तो सेलिंग प्राइस में परचेजिंग वैल्यू को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो कितना आ रहा है भैया, 3,000। ये 3,000 रुपए ही क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने के बाद क्या आता है, 3,000 रुपए आता है। यही 3,000 रुपए जो है वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सकल लाभ या कुल लाभ। लेकिन अब सुबह से शाम तक आप अकेले तो नहीं, आप अपनी दुकान में थे, शॉप पे थे, है ना। तो हमारे कर्मचारियों का खर्चा, है ना, उनको सैलरी देनी पड़ती है, किसी को कमीशन देना पड़ता है ना। तो रेंट चुकाना पड़ता है, रेंट पेड करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, कितने सारे खर्चे। वो सारे खर्चे धीरे 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 करके लेस करते जाओ, लेस करते जाओ, लेस करते जाओ। तो लास्ट में फिर आपके पास जो भी बचेगा, 2,000 बचा,
या 2200 बचा या हो सकता है 1800 बचा, तो ये जो भी बचा खुचा प्रॉफिट होगा ये क्या कहलाएगा? शुद्ध लाभ कहलाएगा। अगर मैं अकेले व्यापार कर रहा होता, यानी कि सोल ट्रेडरशिप में होता, एकाकी व्यापार में होता, तो ये पूरा लाभ अकेले मेरा होता। लेकिन हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में अगर 2 साझेदार होंगे तो 2 के बीच में बांटा जाएगा, 4 साझेदार होंगे तो 4 के बीच में बांटा जाएगा। और वो कौन सा प्रॉफिट बांटा जाएगा? ये जो नेट प्रॉफिट अपन निकालेंगे ये बांटा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको सकल लाभ और शुद्ध लाभ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में सामान्यतः प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा, तो सबसे पहले उस पूरे क्वेश्चन में से ढूंढिए कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है कि ग्रॉस लॉस दिया गया है। अगर प्रॉफिट दिया गया है तो किधर लिखेंगे भाई? तो इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, तो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस बीडी होता है और जो बैलेंस अपन निकालते हैं मतलब कि कैलकुलेट करके लास्ट में, वो बैलेंस सीडी होता है, चाहे तो क्रेडिट साइड में हो चाहे डेबिट साइड में हो, ठीक ना? बीडी यानी ब्रॉट डाउन कहलाता है। ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि हो सकता है लॉस हो। अगर लॉस दिया गया है आपके क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रॉस लॉस, ठीक है ना? ये दोनों पे मैंने स्टार इसलिए लगाया है बेटा कि आपको जरूरी तो नहीं एक साथ, तो पहली बात प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें तो हो ही नहीं सकती, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। स्टार लगाने का तात्पर्य ये है कि इन दोनों में से आप किसी एक की एंट्री करेंगे, ठीक है ना? चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है? तो अपन आते हैं एक्सपेंस की तरफ कि फर्म के मुख्य मुख्य खर्चे कौन कौन से होते हैं। तो फर्म का सबसे मुख्य खर्चा होता है पूंजी पर ब्याज, है ना? पूंजी पर ब्याज कैसे? तो भैया मान लीजिए 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदार ने अगर 5-5 लाख रुपए की कैपिटल यानी कि पूंजी लगाई है तब तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन तीनों पार्टनर में एक इंसान 5 लाख लगा रहा है तो एक इंसान 8 लाख लगा रहा है तो तीसरा 3 लाख रुपए लगा रहा है, ऐसे में उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, है ना? क्योंकि भैया प्रॉफिट आप कह रहे हो कि हम बराबर बराबर बांटेंगे, काम सब लोग बराबर बराबर करेंगे, तो भैया जो ज्यादा पूंजी लगाया उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो उसने भी कह दिया कि हम अपनी पूंजी भाई घर ले जा रहे हैं, तो बाकी लोगों ने कहा कि नहीं भाई आप पूंजी घर ना ले जाओ, भैया कम पूंजी हो जाएगी तो बिजनेस कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 लाख रुपए मतलब उन्होंने ऐसा नियम बना दिया कि ठीक है भाई जो जितना पूंजी लगाएगा जितना भी कैपिटल लगाएगा उसको उसकी कैपिटल पर हम 5% इंटरेस्ट देंगे, 8%, 10%, ये आपस में ही वो लोग डिसाइड करते हैं, एग्रीमेंट खुद ही करते हैं, तो खुद ही डिसाइड करते हैं कि हम पूंजी पर कितने % ब्याज देंगे। तो ब्याज देने की बात भले वो लोग आपस में करते हैं लेकिन ब्याज इनको देता कौन है? फर्म देती है। तो फर्म ब्याज देती है किसको? साझेदारों को। तो साझेदारों के लिए भले इनकम होगी ये, लेकिन बात यहाँ पे किसकी हो रही है? ये खाता किसका है? फर्म के द्वारा बनाया गया खाता है, फर्म का खाता है। तो फर्म का काम क्या? फर्म इंटरेस्ट दे रही है, इसीलिए फर्म की तरफ से क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। और लिखा कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लीजिए कि अपने पास 2 साझेदार हैं, एक का नाम है ए एक का नाम बी है, तो ए को जितना भी ब्याज दे रहा है यहां लिखो, बी को जितना भी ब्याज दे रहे हो यहां लिखो, और इनका जो भी टोटल आएगा आप यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है ना? चलिए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए कि 2 साझेदार है, मैं अभी सिर्फ 2 पार्टनर्स को लेके चल रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति तो होंगे ही। कई बार ऐसा होता है कि हम 4-5 लोग मिल करके बिजनेस करते हैं, उसमें से हमारे पास क्या था, पैसा नहीं हो पा रहा था, तो हमने एक आध दो दोस्तों को ऐसे कि भैया पैसा हमारे बिजनेस में लगा दो, तुम भले काम करने ना आना। जब एक काम करने नहीं आ रहा था तो बाकी 2 और मना कर दी कि भैया हम भी नहीं आएंगे यार, हम बस पैसा लगाएंगे। तो 5 लोगों की फर्म में 2 साझेदार काम कर रहे हैं, 3 साझेदार कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 साझेदारों की भी कौन सी फिर मतलब ऐसी गर्ज हो जाती है कि उन्हीं को काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि हमने नियम बना दिया कि ठीक है भाई अगर तुम काम करोगे तो तुमको 5,000 रुपया प्रति महीना सैलरी दी जाएगी, 10,000 रुपया प्रति महीना। तो वो सब आपस में डिसाइड रहता है कि जो भी देखो भैया 5 के 5 काम नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो काम करने के लिए रखेंगे, उसको आखिरकार सैलरी देंगे, तो सैलरी जो यहाँ पे काम करना चाहता है वही ले ले। तो हमारे में से यानी कि हम 5 साझेदारों में से जो भी 1 या 2 साझेदार फर्म की तरफ से काम करेंगे उनको क्या दी जाएगी? सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी कौन देगा उनको?
फर्म देगी, तो फर्म उनको सैलरी दे रही है इसलिए फर्म के लिए खर्चा, हम साझेदार हैं, हम सैलरी ले रहे हैं इसलिए हमारे लिए ये सैलरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर अगली चीज लिखी जाएगी टू सैलरी। अब मान लीजिए कि ए को दी जा रही है तो बस नाम से सहित लिख दीजिए टू एज सैलरी, बी को दी जाए तो बी सैलरी। मान लीजिए दोनों एक से ज्यादा लोगों को दी जा रही है तो ए को जितना पैसा दे रहे हैं यहाँ लिखो, बी को जितना पैसा दे रहे हैं यहाँ लिखो, इनका जो भी टोटल है यहाँ लिखो। ऐसे ही फर्म में कई बार और काम आ जाते हैं, काम ऐसे आ जाते हैं कि भैया फर्म में क्या करना है कि वसूली का काम है या कोई माल खरीदी का काम है या बेचने का काम है, तुम लोग तो बस बैठ करके वहां पे कैश काउंटर संभाल रहे हो, बाकी मेहनत वाला काम अंदर जो साझेदार कर रहा है तो वो कह दिया भैया मैं इतनी देर से यहाँ पे बेचने का काम, मैंने सेलिंग का काम कर रहा था, मैं तो कमीशन लूंगा। तो भैया अगर वो काम करेगा तो उसको कमीशन तो देना पड़ेगा। और कई सारे काम होते हैं, अगर हम साझेदारों को कमीशन दे रहे हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में वो भी हम नहीं दे रहे हैं, कौन दे रहा है, फर्म दे रही है। ठीक है ना। अब देखिए वसूली ही करना है तो बाहर से आप गुंडे या गुंडियां हायर करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा उसको ना दे करके अपने यहाँ के जो भी मजबूत साझेदार है, बड़े उस मजबूत साझेदार को कहो कि जा भैया तू लेके आ पैसा, हम तुमको कमीशन देंगे, जितनी वसूली करके लाओगे उसका हम 5% कमीशन देंगे, 10% देंगे, जो भी है आपस में डिसाइड करिए और बढ़िया इस तरीके से वसूली हो जाएगी, आपके साथी का फायदा भी हो जाएगा। बाहर से गुंडे बुलाने से क्या मतलब है ना कि भैया जाओ यार वसूली कर लो हमारे लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कमीशन भी पे किया जाता है, तो कमीशन भी फर्म के द्वारा दिया जाएगा, तो टू कमीशन। अभी अकाउंट छोड़ रहे हैं, एक साझेदार को दे रहे हैं तो नाम सहित लिखिए, नहीं तो फिर ए और बी करके ऐसे लिख दीजिए। ठीक है ना, जो भी टोटल आएगा यहाँ। ये मुख्य रूप से 3 खर्चे होते हैं जो फर्म के खर्चे माने जाते हैं। कौन कौन से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। याद रखिएगा कल मैं आपसे इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछूंगा कि किसी फर्म के लिए खर्चे मुख्य रूप से कौन कौन से खर्चे होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखा जाता है, तो भैया हमारे क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट या लॉस दिया गया है तो लॉस होगा तो अपन इधर डेबिट साइड में और प्रॉफिट होगा तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में क्या सिर्फ प्रॉफिट बस लिखा जाता है, नहीं भाई, इनको भी एक इनकम मिलती है ना, फर्म के लिए भी इनकम का फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सोर्स तो है। अब हमने फर्म में पूंजी लगाई तो फर्म हमको ब्याज दे रही है। अब जब हमको कोई आवश्यकता होगी तो हम फर्म से पैसे निकालेंगे ना, जब हमारी खुद की दुकान है तो क्यों हम दूसरे की दुकान से सामान लेंगे जाके, है ना। तो हम फर्म से जो अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा फर्म से निकाल रहे हैं वो क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है। क्या कहलाता है, आहरण, मतलब ड्राइंग कहलाता है ना। जब भैया पूंजी पर ब्याज फर्म दे रही है तो आहरण पर ब्याज लेना उसका भी तो एक फर्ज बनता है, तो हमसे क्या करेगा, आहरण पर ब्याज वसूल करेगी। और वसूली का कारण एक ये भी होता है कि भैया किसी एक व्यक्ति अगर कोई एक व्यक्ति अगर है ना, वो ड्राइंग कर रहा है 5,000 प्रति महीना, दूसरा व्यक्ति 15,000 कर रहा है, तो फिर उसको भी दिक्कत होगी, वो भी कहेगा कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं चलेगा, तुमको भी 5,000 निकालना पड़ेगा। तो वो कहेगा नहीं मैं तो भैया 15,000 से कम में मेरा खर्चे नहीं चलता है। तो दूसरा से कहता है कि जब तू भी 15,000 निकाल ले, अब वो 15,000 निकालेगा तो फालतू के खर्चे क्यों करे। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, जिसको जितना आहरण करना कर लो, लेकिन आपको उस आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा। अब आहरण कौन करेगा, साझेदार, हम लोग आहरण करेंगे तो ब्याज भी कौन देंगे, हम ही लोग देंगे। तो हम लोग जब ब्याज देंगे तो किसको देंगे, फर्म को। तो फर्म को ब्याज मिलेगा, किस पर ब्याज मिलेगा, आहरण पर ब्याज मिलेगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलेगा। वो फर्म के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना। अब दोनों साझेदार ब्याज देंगे, ऐसे करके यहां लिख दिया जाएगा और इसका टोटल यहां पर लिख दिया जाएगा। ये आपका मेरे ख्याल से एक अकाउंट बन गया इस तरीके का। एक दो चीजें इसमें और एक्स्ट्रा आ जाती हैं, एक्स्ट्रा वो आ जाती हैं लेकिन वो साझेदारों से संबंधित नहीं होती हैं और उनको यहां से ट्रांसफर भी नहीं किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है ना। वो कौन सी चीजें हैं कि कभी कभी ऐसा आ जाता है आपके क्वेश्चन में कि आपके पास कोई फर्नीचर है 25,000 रुपए का और उस पर 10% क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब मूल्यह्रास लगेगा। 11th में आपने इसको भी पढ़ा है कि मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि है। डेप्रिसिएशन इज अ
लॉस। अब मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि है, तो हानि को कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो जिस पर भी फर्नीचर पर लग रहा है तो आप लिख दीजिए टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, मशीन पे लग रहा है तो टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो अगर डेप्रीसिएशन होगा तो उसको लिखना पड़ेगा, तो टू डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। अब जिस पर भी होगा वो आप लिखेंगे कि डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर या डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है ना। डेप्रीसिएशन के बाद समय समय पर क्या होता है भैया, व्यापार कर रहे हैं, पैसे की कमी तो बनी रहती है, व्यापार में तो जितना पैसा लगा दो उतना ही कम है ना। फिर अगर अपन को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो फिर ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तो वही है ना, पैसा पैसे को खींचता है। इसलिए व्यापारी भी इसी सोच से चलते हैं, तो उनको पैसे की हमेशा कमी बनी ही रहती है। व्यापार को बढ़ाने के लिए कई बार उन्हें लोगों से लोन लेना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो जिससे भी अगर वो लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, तो उस ऋण पर उनको समय समय पर ब्याज तो देना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है कि आपको ऋण पर, आपने ऋण लिया है और ऋण पर आपको ब्याज देना है, तो वो आपको देना पड़ेगा। और ऋण पर ब्याज देना भी फर्म के लिए क्या होगा, खर्चा होगा। तो उस खर्चे को भी किस तरफ लिखा जाएगा, डेबिट तरफ लिखा जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। तो इतनी बातें हैं, इतने खर्चे हैं। मैं आपके पास सिर्फ वही खर्चे लेकर के आया हूं जिनसे रिलेटेड सामान्यतः आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हैं। एक बार जल्दी से सबसे पहले क्या लिखना है, क्रेडिट साइड, अगर प्रॉफिट दिया, अगर क्या प्रॉफिट ही दिया जाएगा वैसे तो, है ना, तो उसको क्रेडिट में लिखना है। ये वाला आपका रहेगा ही नहीं, इसको मिटा भी सकते हैं। उसके बाद डेबिट साइड में खर्चे लिखे जाते हैं। मुख्य रूप से 3 खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। ये भी आपके सवालों में कभी कभी पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। क्रेडिट साइड में इनकम का एक ही सोर्स होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि आहरण पर ब्याज। बस इसके बाद आपको लगाना है टोटल। हमने लगाया टोटल, और टोटल यहाँ पे अपन ने लिखा। हाँ, याद रखिएगा कि जब टोटल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 लाइन है तो इसका टोटल यहाँ कर दो और इसका टोटल यहाँ करो। जब भी टोटल करेंगे तो लाइनें जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर पे ही रहेंगी, ठीक है ना। मेरी लाइनें थोड़ी भाई ऊपर नीचे हो रही हैं, तो आपके पास जो कॉपी होगी वो लाइन वाली कॉपी होगी, ठीक है ना। जो आप टोटल करेंगे बेटा, तो ये टोटल जो होगा लाइन पे होगा। और डबल लाइन इसलिए खींची जाती है क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि हमने ये अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए कि आपकी क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है फिलहाल 50,000 रुपए। बड़े ध्यान से समझिएगा, पोस्टिंग तो यहाँ पे हो जाती है, लेकिन दिक्कत बच्चे यहाँ पे करते हैं कि बैलेंस नहीं निकाल पाते हैं। डेबिट साइड का तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 50,000, यानी हमारी इनकम कितनी हुई, 50,000। डेबिट साइड जहां पे अपन खर्चे लिखते हैं, खर्चे कितने के हुए हैं, 20,000 के हुए। खर्चे कितने के हुए, 20,000। तो भैया 50,000 और ये 20,000, तो दोनों साइड का टोटल अलग अलग तो नहीं रहेगा। 11th में आपने कैश बुक बनाई है, 11th में आपने लेजर्स बनाए हैं, आपको पता ही होगा कि दोनों तरफ का टोटल बराबर करना होता है। तो दोनों में बड़ा कौन, 50,000। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 50,000 लिखेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ का टोटल तो 20,000 आ रहा है, आपसे तो टोटल ही करते नहीं बनता। तो भैया टोटल करते बनता है। बड़ा टोटल कितना आया, 50,000। इधर का टोटल कितना आया, 20,000। तो दोनों में बड़ा कौन है, 50 है, तो दोनों तब 50 लिखेंगे। लेकिन यहाँ का तो 20 था ना भाई, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 50,000 में 20,000 को लेस कर दीजिए, कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। तो यही जो 30,000 रुपए बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे इधर। अब कहें भैया इन सब का टोटल था 20,000, 50,000 था, तो ये 30,000 आपका क्या बच गया, ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। क्योंकि हमारी इनकम का टोटल कितना आया, 50,000, हमारे एक्सपेंस का टोटल कितना आया, 20,000। तो भैया जो हमारा जो मतलब कमाया हमने 50 और खर्चा किया 20, तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अब ये वाला नियम यहाँ पे मत बताइएगा, ये हमारा बैलेंस कहलाएगा। और ये बैलेंस जो है इसी को हम क्या कहेंगे, टू नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट आया है, ये इसके बाद आप अकाउंट बनाने वाले हैं साझेदारों के पूंजी खाते, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए इस चीज को फिर ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस चीज को कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा
जो भी इन लोगों ने रेशियो यानी अनुपात निर्धारित किया है उस अनुपात में बांट दिया जाएगा। अगर बराबर बराबर अनुपात था तो 15-15 मिल जाएंगे, 2:1 था यानी 2:1 था तो उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाते समय बताऊंगा। चलिए, ये तो ही बात नेट प्रॉफिट की, लेकिन जरूरी तो नहीं कि नेट प्रॉफिट हो जाए। हो सकता है कि आपके डेबिट साइड का टोटल 50,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 40,000, यानी कि आपको इनकम कितने की हुई 40 की और आपने खर्चा कितना कर डाला 50,000। अब बताओ बड़ा टोटल कौन है 50,000, तो भैया हम दोनों तरफ लिखेंगे कितना 50,000, कितना लिखेंगे दोनों साइड 50,000। लेकिन सर इधर का टोटल तो 40,000 आ रहा था, हम क्या कितना ज्यादा लिख दिए हैं, तो 50 में 40 घटाए, पता चला कि 10,000 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो ये जो 10,000 रुपए हुआ ये कहलाएगा लॉस। क्यों लॉस क्यों कहलाएगा, इधर तो प्रॉफिट। अरे भैया वो सबको छोड़ो, अभी अपन बैलेंस निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमारी इनकम का टोटल आया 40,000, मतलब हमने कितना पैसा कमाया 40, खर्चा कर दिए 50, तो जो 10,000 बच रहा है बैलेंस बराबर करने के लिए, तो ये पैसा जो है वो कहलाएगा बाई नेट लॉस। यहां पर भी मैं क्या लगा रहा हूं स्टार, क्योंकि या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको क्या होगा लॉस। इसको भी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको भी ट्रांसफर कहां पे किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे यहां पे, लिखना जरूरी भी है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर आपके जो भी दोनों साझेदार हैं, लाभ हानि भी ऐसा नहीं कि हमेशा बराबर बराबर, अगर आप लोगों ने निश्चित किया है निर्धारित किया है कि लाभ हानि बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाएगा तो बराबर बराबर बांटेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा निर्धारित किया है कि भैया 3:1 में, यानी 3 भाग 1 भाग लेगा, 1 भाग दूसरा भाग मतलब दूसरा साझेदार लेगा, तो फिर उसी तरीके से बांटा जाएगा। 10,000 के फिर 4 टुकड़े किए जाएंगे, 2,500 के, 2,500 के, यानी 25-2500 के, तो फिर 3 भाग ये लेगा 7,500 रुपए और 2,500 रुपए की हानि इस इंसान को वहन करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसकी अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए करना, चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसी की थ्योरी पे थोड़ा सा बात करते हैं, टाइम भी ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का भी प्रयास कीजिएगा। प्रश्न जो आता है लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पूरा इसी के अकॉर्डिंग लिखना हमें। तो सुनिए ध्यान से, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता वह खाता होता है जो साझेदारों को यानी ए और बी को, जो साझेदारों को अंतिम रूप से लाभ या हानि की राशि का वितरण करने के लिए बनाया जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि लाभ या हानि की राशि का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। तो हमने क्या बताया कि लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता वह खाता होता है जो साझेदारों को अंतिम रूप से वितरित की जाने वाली लाभ या हानि की राशि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तो फिर उसमें लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम इसमें सकल लाभ या सकल हानि लिखते हैं। डेबिट पक्ष में सकल हानि या सकल लाभ अगर होता है तो उसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद इसके डेबिट पक्ष में यानी कि नाम पक्ष में साझेदारी फर्म के खर्चे लिखे जाते हैं, जिसमें सामान्यतः पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाता है, सैलरी यानी वेतन को डेबिट किया जाता है, कमीशन को डेबिट किया जाता है। अगर हानि दी गई है, हास दिया गया है, मूल्य हास डेप्रिसिएशन, तो उसको भी डेबिट किया जाएगा। और ऋण पर ब्याज दिया गया है तो इन समस्त राशियों को लिखना आपको अलग एक साथ है कि इसके नाम पक्ष में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और ऋण पर ब्याज और मूल्यह्रास, इन सभी मदों को डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और आहरण पर ब्याज की मद को किधर लिखा जाता है, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। चलिए, तो इसके बाद फिर क्या किया जाता है, तो इसके बाद फिर बैलेंस टोटल लगाया जाता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इस हिसाब से बैलेंस कहां आता है, डेबिट पक्ष में आता है, और उसे किस नाम से जाना जाता है, नेट प्रॉफिट, यह शुद्ध लाभ कहलाता है। और अगर डेबिट पक्ष का टोटल ज्यादा आता है तो वो क्या कहलाता है, नेट लॉस यानी शुद्ध हानि कहलाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन में अब आपको बता रहा हूं, वो हो गया लाभ हानि नियोजन खाते में आपको इतना ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है कई बार आपसे कि लाभ हानि नियोजन खाते का
क्रेडिट शेष क्या कहलाता है? तो भैया आपको बता दे कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो उसको क्रेडिट बैलेंस कहा जाएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो उसको डेबिट बैलेंस कहा जाएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया है, क्रेडिट बैलेंस आपका आया है, तो इसको क्या कहा जाता है? नेट प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया था ना 50,000, डेबिट का 20,000, तभी ना हमको 30,000 रुपए मिला, जो अपन ने कहा लिख दिया? डेबिट पक्ष में लिख दिया। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो हम कहेंगे क्या? इसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाते का क्रेडिट बैलेंस यानी कि क्रेडिट शेष जो होता है वो शुद्ध लाभ कहलाता है, यानी कि नेट प्रॉफिट कहलाता है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो उसको डेबिट बैलेंस कहा जाएगा। अब डेबिट साइड का आया तो था कि डेबिट साइड का टोटल कितना आया था? 50,000, और इधर का आया था 40,000, तब न जाके अपन यहाँ पे क्या लिखे थे? 10,000 रुपए का बैलेंस लिखे थे, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? शुद्ध हानि। तो बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो उसको हम कहेंगे डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस को क्या नाम दिया जाता है? नेट लॉस। तो अगर लाभ हानि नियोजन खाते का बैलेंस यानी शेष डेबिट शेष दर्शाता है, नाम शेष दर्शाता है, तो उसे शुद्ध हानि कहा जाता है। और लाभ हानि नियोजन खाते का शेष यानी कि क्रेडिट बैलेंस दर्शाता है, क्रेडिट बैलेंस को शो करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? नेट प्रॉफिट कहा जाएगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन है लाभ हानि खाते की, लाभ हानि नियोजन खाते की विशेषता, तो मैंने इस क्वेश्चन के शुरुआत में ही बता दी थी। अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं, तो बात कर लेते हैं एक छोटे क्वेश्चन पर। पूंजी खाते पर चर्चा अपन कल कर लेंगे, है ना, क्योंकि पूंजी खाता फिर इसी तरीके से इतना ही समय लग जाएगा, टाइम बढ़ेगा इसमें, तो उसको अपन कल चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा मैं कि आप अकाउंट और बिजनेस स्टडी की चिंता मत करिए, उसके एग्जाम में काफी समय रहने का रहेगा। शायद 13 या 14 दिन की छुट्टी बिजनेस स्टडी के पेपर में है, और 5 से 6 दिन की छुट्टी आपके अकाउंट के पेपर में है। उस समय एग्जाम की जो ड्यूरेशन ये बचेगा, उस समय अपन सिर्फ और सिर्फ बीएसटी और अकाउंट इन्हीं के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, है ना। अभी तो अपन पांचों सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, फिर भी आपके लिए मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आप इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। 20 तारीख तक तो सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन 21 तारीख से आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 21 तारीख से सिर्फ और सिर्फ हिंदी के, इसके बाद जैसे ही एग्जाम आता है तो एग्जाम के बाद आपको इंग्लिश के, जैसे मतलब हिंदी का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद इंग्लिश के, इंग्लिश का एग्जाम होने के बाद इकोनॉमिक्स के, फिर आपको बिल्कुल दिन भर और लाइव क्लासेस जो चलेंगी उसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिलेंगे। तो अभी जितना भी हो पा रहा है अकाउंट का, ये मत सोचिएगा कि 2 दिन में एक चैप्टर कैसे होगा। अकाउंट का मैं सिर्फ पार्टनरशिप ही मेरे ख्याल से कंप्लीट कराऊंगा, 4 से 5 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करने मिलूंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए प्रयास करूंगा कि 2 दिन या 3 दिन में आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं कि फर्म में कौन व्यक्ति साझेदार बन सकता है, यानी कि अगर आप किसी को अपना पार्टनर, अपने फर्म का पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको कि उसके अंदर कम से कम 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो वो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, मतलब उसकी एज जो है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, उसका मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी पर्याप्त होनी चाहिए, उसके मस्तिष्क में मतलब उसको कभी पागल आगल घोषित ना किया गया हो, है ना। तीसरी बात और एक होती है ना, कि उसके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही ना की गई हो, यानी कि जैसे नहीं अपन जॉब वॉब के लिए, हर चीज के लिए पढ़ने के बाद भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है ना, मतलब उसने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी ना की हो। अगर वह धोखाधड़ी वाला इंसान है तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया उसके फिर उसके पास धोखाधड़ी करने की उसकी आदत हो चुकी है, तो आपके साथ आएगा तो कुछ समय बिजनेस करने के बाद आपको भी धोखा देगा। तो इसीलिए हम 3 चीजें चेक करते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम अपने फर्म का साझेदार बनाते हैं जिसने अपनी 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो। दूसरी बात, 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद वो मस्तिष्क से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को साझेदार बनाना है। और तीसरी बात, उसके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही ना की गई हो। चलिए, इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।